एक बहुत अहम तजवीज़ है। सूरत हाल यह है कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम को मुसलमानों के तर्ज़ अमल की वजह से, यानी इस्लाम दुश्मन ताकतें तो दुश्मन हैं ही हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारा भी कसूर है कि हमारे तर्ज़ अमल की वजह से दूसरों के समाज से मुतासिर होकर हमने भी कुछ चीज़ें अपना ली हैं ऐसी जिनकी वजह से उनको मौका मिलता है। कहीं कहीं उनके किस्म में सदाकत की झलक महसूस होती है दुनिया वालों को। इसका मुकाबला करने के लिए उलमा के इस अजीम शान इज्तिमा ने, जमीयत उलमा के इस इजलास आम ने महकमे शरइया से मुताल्लिक़ एक तजवीज़ मंजूर की है और एक काबीन नामा पेश किया है कौम के सामने। तो मैं मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इसे पढ़ के सुनाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबीन नामा से मुताल्लिक़ तजवीज़। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते जमीयत उलमाए हिंद ने सन 1986 की उलमा कॉन्फ्रेंस में जो तजवीज़ इत्तिफ़ाक़ राय से पास की थी, ये इजलास आम ज़रूरत महसूस करता है कि उसे ज़ौजैन के माबैन तनाज़ुआत को कम करने के मकसद से मुस्लिम समाज के सामने रखा जाए। यह इजलास आम इस हकीकत को किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक़ अता किए हैं, न सिर्फ ये कि वो उनमें से उन्हें बाज़ हालात में हासिल नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात उनके साथ ज़्यादती का सलूक भी होता है। इन्हीं ज़्यादतियों की बिना पर वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती हैं, जिससे बहुत से नागुफ्ताबेह और तवाकुन नताइज रूनुमा होते हैं। इन खराबियों को दूर करने की एक मुअस्सिर और बेहतर शक्ल ये है कि बवक्त निकाह दर्ज झेल काबीन नामा यानी अहदनामा भर दिया जाए कि मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ साकिन मकाम फ़लाँ ज़िला फ़लाँ और मैं फ़लाना बिनत फ़लाँ साकिन मकाम फ़लाँ ज़िला फ़लाँ यानी ज़ौजैन, हम दोनों रिश्ते ज़ौजियत में मुंसलिक होते हुए बाहम मुआहदा करते हैं कि एक दूसरे के शरई हुकूक़ की अदायगी करते रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई तलख़ी पैदा हो गई तो उसे बाहमी तौर पर दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बाहम सुलह न हो सकी तो हम फ़लाँ इब्न फ़लाँ साकिन मकाम फ़लाँ ज़िला फ़लाँ और फ़लाँ इब्न फ़लाँ साकिन मकाम फ़लाँ ज़िला फ़लाँ यानी दो हकम को बाहमी रज़ामंदी से हकम मुकर्रर करते हैं, जो हमारे नज़दीक मामला फ़हम और मुतदय्यिन है कि वो हमारे मामलात को सुलझाएँ, और अगर वो इसमें कामयाब न हो सके तो हम इन मज़कूरा बाला हकमैन को, और अगर उनसे मामला न सुलझे तो करीबी महकमा शरिया को मुकम्मल इख्तियार देते हैं कि वो अपनी सवाबदीद से जो फ़ैसला चाहें करें, हम उसके पाबंद होंगे, हत्ता कि अगर वो निकाह फस कर दें जब भी हमें मंजूर होगा, और इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसके नीचे ज़ौजैन के दस्तखत होंगे, गवाहान के दस्तखत होंगे, और जिन दो हजरात को हकम के तौर पर नामज़द किया जाएगा उनके दस्तखत होंगे। दूसरी तजवीज़ है महकमा शरिया की ज़रूरत व अहमियत से मुताल्लिक़ तजवीज़। जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास आम मुल्क की मुरव्वजा अदालतों में मुक़द्दमात फ़ैसल होने में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो हर तरह के निज़ाआत को जल्द हल कराने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे, ख़ासकर मुसलमानों के आपसी निज़ाआत के तस्फ़िये के लिए कायम महाकिम शरिया के फ़ैसलों को आइनी हैसियत देकर नाफिजुल अमल बनाए, ताकि मामलात जल्द और आसानी से हल हो सकें। जमीयत उलमा हिंद मुल्क के मुसलमानों से पुरज़ोर अपील करती है कि वह सरकारी अदालतों में वक्त और सरमाया ज़ाया करने के बजाय अपने मामलात बिलखुसूस निकाह, तलाक़ वग़ैरह अमूर में तस्फ़िया के लिए महाकिम शरइया की तरफ रुजू करें और शरई फ़ैसला को तस्लीम करके दीनी और दुनियावी फ़लाह से हम कनार हों।
ये तजवीज़ आप हजरात की समझ में आई? ये तजवीज़ वो तजवीज़ है जिसके ज़रिए से औरत हकम मुतय्यन यानी शादी के वक्त मर्द और औरत दोनों की जानिब से एक हकम मुतय्यन कर दिए जाएंगे, दो आदमी, या शरई पंचायत को ये इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो अगर झगड़े होते हैं, अगर निज़ा होते हैं, अगर इख्तलाफ होता है तो वो उसमें सुलह कराने की कोशिश करे, और अगर सुलह कराने में नाकाम हो जाए खुदा न खास्ता और हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो इन लोगों को ये इख्तियार भी होगा कि ये फ़स्ख़ निकाह भी कर सकते हैं और दोनों को अलहदा भी कर सकते हैं। इस तजवीज़ की ये बहुत अहम तजवीज़ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुसलमान इसको अपनाएंगे और इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं इसकी तायीद फरमाएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये इस तजवीज़ की तायीद फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत और हमारे दीनी भाइयों और अज़ीज़ नौजवानों, अभी आपके सामने जो तजवीज़ पेश की गई है उसका ताल्लुक़ इस्लाह मुआशरा से है, यानी मुस्लिम मुआशरे में रस्म व रिवाज की जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं और उसके नतीजे में जो वाक़यात इक्का दुक्का पेश आते हैं उसको मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में फैलाया जाता है और शरीयत इस्लामी को हदफ और निशाना बनाया जाता है। इसके लिए ज़रूरत है कि हम खुद इसका इंसदाद करें। निकाह के तरीक़े में सादगी मतलूब है और इसराफ से मना किया गया है। तिलक और जहेज़ के रिवाज ने बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। इसमें निकाह के बाद निज़ात पैदा होते हैं और फिर वो निज़ा फ़रीक़ैन में से किसी को अदालत की तरफ ले जाती है और वहाँ डॉरी एक्ट के तहत आजकल जो हालात पेश आते हैं वो नहायत ही तौहीन आमेज़ और ज़िल्लत की बात होती है। इसलिए ज़रूरत है कि तो जो निकाह का मसनून तरीक़ा है वो राइज किया जाए। निकाह में तमाम तर माली वाजिबात मर्द के ज़िम्मे हैं और औरत के ज़िम्मे सिर्फ तस्लीम नफ्स है और शौहर की इताअत है, उसके माल की, उसके राज की हिफाजत है, उसकी औलाद की देखभाल और तरबियत है। वरना माली वाजिबात सारे के सारे मर्द पर आते हैं। बल्कि एक रिवाज जो पैदा हो गया है कि महर नक़द नहीं होता, लाज़िमन उधार होता है। हर निकाह में महर को उधार रखा जाता है। इस रिवाज को भी तोड़ना चाहिए और महर नक़द अदा करने की तरगीब देनी चाहिए। वरना कितने नौजवान ये जानते ही नहीं है कि महर औरत का पहला हक़ है और हमें उसको अदा कर देना चाहिए। इसी तरह निज़ा होने के बाद जो सरकारी अदालतों में जाते हैं, इससे वक्त बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, ईमान ज़ाया होता है और झूठ बोलने की नौबत आती है। इसकी इस्लाह के लिए बहुत सारी सूरतें सोची गई। आज जो काबिनामे की एक शक्ल आपके सामने पेश की गई है, उलमा हमेशा इस पर गौर करते रहे हैं। हज़रात उलमा और अकाबिर जो
जमे तलबा के अकाबिर भी और हमारे जो भी अकाबिर हैं उलमा इस पर बराबर गौर करते रहें कि उम्मत की सलाह के लिए इसकी तजवीज़ें आती रहें। जो तजवीज़ पेश की गई है वो बहुत ही मुनासिब है कि निकाह नामे ही में एक अहदनामा इकरारनामा ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों ये अहद करें कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने अपने फ़राइज़ को अदा करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कभी नेज़ा पैदा हो गया तो आपस ही में गुफ्तगू के ज़रिए फ़ैसला करेंगे, वरना हकम मुकर्रर करेंगे या फिर महकमा शरिया के ज़िम्मेदारों से या दारुल-क़ज़ा के ज़िम्मेदारों से रुजू करेंगे और वहाँ का जो फ़ैसला होगा उसको तस्लीम करेंगे। अभी भोपाल के ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड में एक निकाहनामा जो मिसाली और मयारी निकाहनामे के नाम से है और जिसको प्रेस में मॉडल निकाहनामे के नाम से पेश किया गया है, उस निकाहनामे में भी इस बात का पूरा तज़किरा है और गया उसमें भी इस बात की तौसीक़ की गई है कि एक अहदनामा ज़रूर आज के निकाहनामे में शामिल होना चाहिए जिसमें दोनों इस बात का अहद करें कि वो सुन्नत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे का हक़ अदा करेंगे। और कोई नज़ा पैदा हो जाएगा तो सरकारी अदालतों में नहीं जाएंगे बल्कि अपने ही काजी से या अपने ही महकमा शरिया के ज़िम्मेदारों से इसको फैसला करें और जो फैसला होगा उसको मानेंगे। ऐसे काबिलनामे में जो ये बात बताई गई है कि जो फैसला हो जाएगा हम उसके ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में नहीं जाएंगे, ये अच्छी या ज़रूरी क़ैद है। हम इसकी पूरी तायद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। फ़िरक़ावाराना फ़सादात से पर मुआवजे की कानून साजी से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे मौलाना क़ारी शौकत अली साहब। अच्छा, तो मैं दावत दे रहा हूँ, ये तजवीज़ हो चुकी है, सुनाई जा चुकी है। मैं दावत दे रहा हूँ चौधरी अजीत सिंह जी को, जो राष्ट्रीय लोकदल के सदर हैं और उन्होंने इस सिलसिले में कोशिश भी की है, कानून साजी के लिए बिल भी तैयार किया है। तो दरख्वास्त करूँगा वो आएँ और मुख्तसर कुछ वक्त में अपने कलिमात से हम लोगों को नवाजें। मौलाना असद मदनी साहब, जमायत उलमाए हिंद के पदाधिकारीगण तथा देश के कोने कोने से आए हुए साथियों, सलाम वालेकुम। कुछ जोर से जवाब नहीं मिला। सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज जमायत उलमा हिंद के जनरल सेशन में मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और ये भी खुशी है कि बहुत दिनों बाद जो अक़लियत के, जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, उनके ऊपर कुछ बहस मुहावसा देश में शुरू हो रहा है। क्योंकि 15 साल की राजनीति कुछ ऐसी हो गई थी सन 92 के बाद कि हम राजनीतिज्ञों ने सोच लिया कि वोट पाने के लिए सिर्फ भाजपा को गाली दो, मुसलमानों की तालीम के सवाल, उनके रोज़गार के सवाल, उनके व्यापार में उनको कैसे बढ़ाएं, मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए, ये सब सवाल ख़त्म हो गए थे। क्योंकि एक सांप्रदायिकता की ऐसी लहर हमारे देश में आ गई थी, तो मुसलमानों को एक तरह से वोट बैंक बनाने का काम बहुत से दलों ने किया। इसमें करीब करीब सभी दल शामिल थे, क्योंकि हम राजनीतिक लोग चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और अगर हम इस तरह के मुद्दे उठा के जीत सकते हैं तो गरीब आदमी के सवाल उठा के, अक़लियत के सवाल उठा के क्यों कुछ नई तरह की बातें करें, वो हम लोग करने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, ये खुदा की नियामत है कि एक ऐसा मौका हमको दिया है। गुजरात की शर्मनाक घटनाओं के बाद भाजपा हारी
जिसमें देश के हर एक सोचने वाले आदमी ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, जैन ने, सिख ने, ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का काम किया, तो ये खुदा की नियामत है कि हमको मौका मिला है कि कुछ कानून ऐसे बना दें जिससे जो हमारे देश का अक़लियत का आदमी है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, उसको भी तरक्की करने का मौका मिले, उसको भी शिक्षा का मौका मिले। क्योंकि इस तरह की ताकतें एक बार में सत्ता में आ जाती हैं भाजपा जैसी, तो उनको हटाना आसान काम नहीं हुआ करता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो अक़लियत के सामने है, सुरक्षा की भावना उनको नहीं है। जब चाहे कहीं भी दंगा हो सकता है, और दंगा हो जाने के बाद हमने पाया है कि कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले ही कहीं दूसरी जगह दंगा हो जाता है, और अगर रिपोर्ट आई भी तो उस पर अमल करने का काम नहीं होता। तो ज़रूरत है कि दंगे को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कुछ दम हो। कानून तो आज भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, बड़ा कमज़ोर कानून है। और ये भी सही बात है कि दंगा बिना प्रशासन की मदद के, बिना उनकी उसमें अपने शामिल होने के, दंगा अगर हो भी जाए तो 2-4 घंटे से ज़्यादा चल नहीं सकता। तो अगर जब दंगे चलते हैं, दिनों चलते हैं, कई बार हफ्ते भी चलते हैं, तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों का उसमें हाथ है। और अगर आप दंगा हो मेरठ में और डीएम को ट्रांसफ़र कर दें और एसपी को ट्रांसफ़र कर दें, सभी सरकारें ये करती हैं, और अगर उसको मेरठ से हटा के आपने गोरखपुर का डीएम बना दिया तो कोई सज़ा देने का काम नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस बारे में हमने एक पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया है, बहुत लोगों से सलाह मशवरा किया, उसमें महमूद मदनी साहब से भी कई बार बातें हुई, रिटायर्ड डीजीपी लोगों से बातें हुई, बुद्धिजीवी लोगों से बातें हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर से भी बातें हुई, और उसके अनुसार उसमें हमने ये प्रावधान रखा है कि अगर कमीशन कहता है कि सरकारी अफसर इस दंगे में लिप्त थे, तो उनको सिर्फ ट्रांसफ़र का सवाल नहीं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और उनको मुकदमा चलाने के लिए आजकल ये कानून है कि सरकारी अफसर पे मुकदमा चलाने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर कोई दंगे में लिप्त अफसर है तो उससे सरकार मुकदमा चलाने के लिए सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो दंगे में लिप्त राजनीतिक पाए जाते हैं, एक ज़माना था आज से 15-20 साल पहले, दंगे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अगर दंगा होता था तो हम राजनीतिक लोग शर्म से सिर झुका लेते थे, आंख उठा के किसी से मिलाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। फ़र्क ये आ गया है कि अब दंगा कराना भी चुनाव जीतने का एक हिस्सा बन गया है, एक टैक्टिक्स बन गया है। और अगर हम ऐसे राजनीतिकों को सज़ा देने का काम नहीं करेंगे तो दंगे रुकने वाले नहीं है। इसलिए हमने बिल में ये प्रावधान किया है कि अगर कमीशन पाता है कि ये राजनीतिक लोग दंगे में शामिल थे तो उनसे चुनाव लड़ने का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह हमने इस बिल में और भी बहुत सी कानूनी चीज़ें रखी हैं, लेकिन साथ ही हमको ये भी सोचना होगा कि कानून हरकत में आता है वारदात होने के बाद, और कानून और ये सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार के हाथ में है। और अगर कहीं गुजरात जैसी सरकार आ गई तो कितना ही सख्त कानून आप बना लीजिए, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमने इस कानून में एक ये भी प्रस्ताव रखा है कि ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसके हाथ में ये ताकत होनी चाहिए कि अगर वो महसूस करे कि प्रदेश की सीबीआई ठीक तरह से प्रदेश की पुलिस जांच नहीं कर रही है, तो इस आयोग को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सीबीआई से जांच करा ले। इस आयोग को ये अधिकार होना चाहिए कि अगर ये माहौल बन रहा है दंगे का माहौल बनाया जाता है, कई बार तो दंगा ट्रक के चक्कर हो जाए, रिक्शा से, उससे भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दंगे का माहौल बनाया जाता है। और इस माहौल को रोकने के लिए कोई सरकार कुछ करने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा आयोग बने जिसमें संवैधानिक ताकत हो, जो अगर माहौल बनता देखे तो वहाँ भी कोई कार्रवाई कर सके जिससे दंगे को शुरू में ही रोका जा सके।
इसने हमने एक प्राइवेट मिल बनाया है, उसको पेश भी किया है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप दबाव डालो कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लोकसभा में पास कर देना चाहिए। अब अगर एक बार ये डर खत्म हो जाए तो जो अक़लियत के सुरक्षा के, जो शिक्षा के सवाल हैं, तालीम के सवाल हैं, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 50% आरक्षण किया है, बड़ा शोर मचा रही है भाजपा। और मैं अपने CPI CPM के साथियों से कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर रखने के लिए और सभी माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन, कोर्ट का पहले से ही आदेश हो चुका है कि उसमें 50% रिजर्वेशन हो सकता है, तो इसमें कोई हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा भी मुरली मनोहर जोशी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में खुद 50% आरक्षण देने का काम किया। ऐसे भी ज़रूरत है, एक AMU से काम नहीं होने वाला है। मेरा तो मानना है कि अगर शिक्षा बढ़ानी है, अगर रोज़गार के अवसर अक़लियत के नवयुवकों को देने हैं, तो तरह तरह के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, डेंटल इंस्टीट्यूट, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए। और मैं महमूद भाई से कई बार कह चुका हूं कि आप लोग इसमें कदम उठाइए। एक AMU यूनिवर्सिटी से काम होने वाला नहीं, और आज के ज़माने में बिना तालीम के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। तो हम खुले दिल से जो AMU में 50% आरक्षण हुआ, और मैं एक बात और बता दूं, 289 सब्जेक्ट हैं AMU में, सिर्फ 43 सब्जेक्ट्स में आरक्षण किया गया, सिर्फ 43 सब्जेक्ट्स में आरक्षण किया है, सब सब्जेक्ट्स में आरक्षण नहीं किया गया है। लेकिन भाजपा को तो शोर मचाना ही था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो और लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत इसमें नहीं। अब सवाल आता है कि आरक्षण में मौका दिया जाए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तब भी यही शोर मचाया गया था कि मंडल आयोग लागू हो गया तो इस तरह के लोग आ जाएंगे नौकरियों में, किस तरह से सरकार चला पाएंगे, किस तरह से प्रशासन चला पाएंगे। और अब जब अक़लियत के आरक्षण की बात आ रही है तो इस तरह के सवाल फिर उठाए जा रहे हैं कि इस आधार पे आरक्षण नहीं होता है, उस आधार पे आरक्षण नहीं होता है। मैं नहीं जानता कि संविधान के अनुसार किस तरह इसको किया जाए, लेकिन एक बात साफ है, जो मंडल आयोग का 27% आरक्षण हुआ है उसमें 80% अक़लियत की आबादी शामिल, और उस 27% में अलग से अक़लियत का आरक्षण करने में कोई रोक टोक नहीं है। एक शासनादेश से भी वो काम हो सकता है। इसलिए आरक्षण का भी हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। किस तरह से उसको संविधान के अनुसार किया जाए उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन जो 27% पिछड़ी जातियों का आरक्षण है उसमें मुस्लिम्स को अलग से आरक्षण देने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन बात वही नहीं रुकनी चाहिए कि आपने नौकरियों में आरक्षण कर दिया। सरकार अगर चाहे तो और बहुत से तरीके हैं। सरकार जितने ठेके देती है, सरकार जितने खरीद करती है, उसमें अगर वो आरक्षण की व्यवस्था कर दे, उसमें सिर्फ अगर बढ़ावा देने की कोशिश कर दे। ऐसे तो फाइनेंस कमीशन खोला गया है मुस्लिम व्यापारियों को मौका देने के लिए, नौजवानों को मौका देने के लिए, लेकिन उसमें कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। हमने तो अपनी तरफ से, अगर आप सोचें, जो हमारे यहाँ अंसारी है, जो बुनकर है ज़्यादातर, अगर उन्हीं के लिए व्यवस्था कर दी जाए, अरबों का कपड़ा रेलवे मिनिस्ट्री खरीदती है, लालू साहब ने उसमें कुछ कदम भी उठाया है, डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदती है, सरकार खरीदती है। अगर 10% भी बुनकरों का पैदा हुआ कपड़ा खरीदने का काम कर दे तो बुनकरों की समस्या हल हो सकती है। और उसमें बड़ी भारी तादाद में गरीब मुसलमान इस काम में लगा हुआ है, और इसमें रोज़गार के अवसर बुनकरी में इस हद तक हैं कि अगर सरकार थोड़े से कदम उठा ले तो बहुत से गरीब लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो ज़रूरत यह है, एक बार अगर हमारे अक़लियत के दिल से दंगे का असर ख़त्म हो जाए तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा है, रोज़गार के अवसर देना है,
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सवाल है, इन चीज़ों पे कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि क्या फ़र्क है, अगर मैंने पाया है जो मुस्लिम बड़ा व्यापारी भी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो भी हिचकता है, थोड़ा डरता है, पूरी तरह से अपनी जो उसको अकल दी गई है, जो उसको मेहनत का मौका मिलता है, वो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें कम्युनल वायलेंस रोकने के लिए जो बिल की बात कह रहा हूँ उसको पास करना है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा वो पहला कदम है। उसके बाद अक़लियत को हमारी मुख्य धारा में लाने के लिए, आर्थिक तौर पे मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आरक्षण बहुत ज़रूरी है और रोज़गारों में और सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं करने का काम करेंगे। और मैं एक भारत सरकार से एक बात और भी कहना चाहूँगा, हमारे देश में हर एक आदमी को अपने तरीके से इबादत करने की छूट है। उनके धर्म ग्रंथ हैं, उनकी कुछ मान्यताएं, उनकी कुछ सोच, उन पर अगर ठेस पहुंचती है तो लाखों करोड़ों लोगों को दिल में दर्द होता है। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, जिस तरह कुरान की बेइज्जती करने की खबरें हम पढ़ रहे हैं हमारी अमेरिका के द्वारा, अगर मोदी को अमेरिका वीज़ा ना दे तो हमारी भारत सरकार उसके खिलाफ कुछ कह सकती है। तो जब कुरान शरीफ के खिलाफ अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ भारत सरकार क्यों नहीं बोल सकती, ये मेरी समझ के बाहर है। भारत सरकार को उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कदम उठाना चाहिए। मैं आखिर में फिर यही कहना चाहूँगा कि हालांकि भाजपा सरकार चली गई तो ये जैसा मैंने कहा मौका मिला है कि हम इस तरह के कदम उठा लें। क्योंकि अगर गवर्नेंस ठीक नहीं की इस सरकार ने, अगर ये सेकुलर ताकतें इकट्ठी नहीं हुई जो हमने बिहार में देखा अभी पिछले चुनाव में, तो और बहुत से कारण हो सकते। तबका सरकारी और गैर सरकारी इदारों में इन उलूम व फ़नून की तहसील के लिए दाखिला लेता है, इन इदारों के दीन दुश्मन माहौल में बिलउमूम दीन से गाफिल और बेजार हो जाता है। इसलिए ये इजलास मुसलमानों खुसूसन उनके बासरवत अफराद को मशवरा देते हुए अपील करता है कि नंबर 1, हस्ब ज़रूरत असरी तालीम के लिए प्राइमरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस कायम करें। नंबर 2, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल और मेडिकल इदारे कायम करें। नंबर 3, इन इदारों में तालीम तो मुरव्वजा निसाब के मुताबिक दी जाए, मगर बच्चों की तरबियत, वज़ाक़ता, रसूम व इबादत और इस्लामी तर्ज़ हयात को खुसूसी तौर से महफूज रखा जाए, जिसके लिए असातिज़ा की तरबियत का अलग से भी इंतज़ाम किया जाए, वरना इन इदारों से जो मकसूद है वो फौत हो जाएगा। नंबर 4, बच्चों की दीनी असली तालीम की खातिर गैर इकामत इदारे कायम किए जाएँ और इनके लिए ऐसा निसाब तालीम मुरतब किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की मुद्दत में मुकम्मल हो जाए। इन इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की उम्र तक की बच्चों को ही तालीम दी जाए। 10 साल की उम्र के बाद शरई हुदूद और पर्दे की मुकम्मल रियायत की पाबंदी के साथ ही इनकी तालीम का सिलसिला जारी रखा जाए, वरना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। असरी तालीम की इस तजवीज़ के बाद मेरा ये जी चाहता है कि मैं बुलाऊं डॉक्टर शकील अहमद साहब को, जो मवासलात के कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। हज़रत सदर मोहतरम दामद बरकातहुम ने इनसे ये चाहा था कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया जाए। बदकिस्मती की बात यह है कि यह मुल्क जिसकी आज़ादी में कायदाना रूल अदा करने वाले लोगों को तारीख़ से नज़रअंदाज किया गया, फरामोश किया गया। और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके डाक टिकट जारी हो गए, लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कोई यादगार इस 50 साल में आने वाली हुकूमतें नहीं कर सकी। हमें ये उम्मीद थी, बल्कि यकीन था और अभी भी उम्मीद है कि आ रहे हैं तो ऐलान करेंगे कि इतने दिन के अंदर इंशाअल्लाह हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर यादगारी टिकट ये जारी करेंगे इंशाअल्लाह।
डॉक्टर शकील अहमद साहब को दावत दूंगा कि तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर इज़्ज़त माब मौलाना असद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत, मेरे बुज़ुर्ग मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, स्टेज पे बैठे जमीयतुल उलमा हिंद और उलमा दीन, हिंदुस्तान के मुसलमानों, आम मुसलमानों में जो शख्सियतें, सियासी शख्सियतें बहुत मकबूल हैं, उनमें सबसे आगे रहने वालों में मरकज़ी रेलवे वज़ीर बिहार से जिनका ताल्लुक़ है लालू प्रसाद यादव जी, कंपनी अफेयर्स के वज़ीर प्रेम गुप्ता जी, अजीत चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह जी, जैन टीवी के सर्वे सर्वा डॉक्टर जैन साहब, आपने लड़ाई लड़ी है इसलिए मैं ख़ास तौर से आपका नाम लेना चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महमूद मदनी साहब का, जिन्होंने आज के इस मुबारक और पाक साफ मजलिस में मुझे आने के लिए मदऊ किया और अपनी कुछ बातें कहने का मौका दिया। जमीयतुल उलमा हिंद का तारीख़ हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़, जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख़ इस मुल्क के लिए क़ुरबानी करने वालों की तारीख़ है। जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख़ इस मुल्क के लिए सऊबतें बर्दाश्त करके, अपनों के ज़रिए दी गई सऊबतें बर्दाश्त करके उनके हक़ में भला करने वालों की तारीख़ का नाम जमीयतुल उलमा हिंद है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो स्टेज पर और मंच पर बैठे जमीयतुल उलमा के ओहदेदारान हैं और जो आप इनके फ़िदायीन हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जमीयतुल उलमा हिंद का क़याम ही आया था इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क की आज़ादी में और ख़ास के ऐसे वक्त में जब एक तरफ मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है और मैं समझता हूँ कि कहीं बीच में हम छूट गए। आज किसी मुसलमान से कोई नाराज़ होता है और उस पर कॉमनल होने का इल्ज़ाम लगाता है तो बड़े इससे कहता है कि वो लीगी है, यानी मुस्लिम लीगी जहनीत का है। मगर मेरी शिकायत है आम लोगों से कि अगर आप किसी से सेकुलरिज्म के वजह से खुश होते हैं तो उसे जमायती क्यों नहीं कहते। इस मुल्क में सेकुलरिज्म का नाम है जमातुल उलमा हिंद। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमातुल उलमा हिंद के लोगों को और उस वक्त अपने लोगों से, मुस्लिम लीग के लोगों से और उनके बहकाए हुए लोगों से लोहा लेकर, टक्कर लेकर जमातुल उलमा हिंद ने इस मुल्क के बंटवारे की मुखालफत करके इस मुल्क को हम मजहब के आधार पे, मजहब के बुनियाद पे बांटेंगे नहीं, इसकी लड़ाई लड़कर जमातुल उलमा हिंद ने इस मुल्क के लोगों को एक पैगाम दिया था और हम उसी पैगाम के मानने वाले मौलाना असद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं, हम हुसैन अहमद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं शेखुल हिंद महमूद हसन साहब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का, जिनकी सदारत में, जिनकी लियाकत की वजह से कांग्रेस साथ रही है। कांग्रेस का और जमातुल उलमा हिंद की तारीख़ मिला जुला है। बहुत शुरू में 1919 से लेकर 1930 तक जिस वेन्यू पर, जिस माहौल में, जिस जगह पर कांग्रेस का इजलास हुआ करता था, वहीं जमातुल उलमा हिंद का भी इजलास दूसरे पंडालों में हुआ करता था। और जमातुल उलमा हिंद की जो करारदाद मंजूर होती थी, जैसे मौलाना असद मदनी साहब आज करवा रहे हैं मुख्तलिफ इस पर, उस करारदाद को कांग्रेस के लोग अपनाते थे और कांग्रेस उसे वर्किंग कमेटी में पास करती थी। जमातुल उलमा हिंद की क्या हैसियत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1922 में गया कांग्रेस में CR दास जब कांग्रेस के सदर थे तो 8 घंटों तक वो इंतज़ार करते रहे कि जमातुल उलमा हिंद
क्या करारदाद मंजूर करती है, और उस 8 घंटे के इंतजार के बाद जो करारदाद जमातुल उलमाए हिंद ने मंजूर की, उसी को कांग्रेस ने पास किया, उसी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लागू किया। ये वक़ार था जमातुल उलमाए हिंद का। मुझे कहने में थोड़ा झिझक तो है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद भी आपने सियासत से अपने को थोड़ा अलग किया। मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। मैं समझता हूं कि और जमातुल उलमाए हिंद को सियासत में आना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की पहली तकरीर जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद टीवी पर देश को, मुल्क को खिताब करते हुए कही थी कि सियासत को दुरुस्त करने की जो लोग चाह रखते हैं, अच्छे लोग चाह रखते हैं, वो सियासत की गंदगी पे दूर से नहीं हंसिए, बल्कि अच्छे लोग, परहेजगार लोग, बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग सियासत में आकर इस सियासत को दुरुस्त कीजिए। इसलिए मैं दावत देता हूं जमात उलमाए हिंद के नौजवानों को भी, महमूद मदनी साहब को और उनके रफ़ा को, कि बड़ी मजबूती से सियासत के मैदान में आए और सियासत में जो गंदगी आई है उसको साफ करने की कोशिश करें। 1-2 बातें और, वक्त मुख्तसर है, 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। महेश भट्ट जी थे, अमेरिका और जॉर्ज बुश और बहुत से लोगों ने बात कही। अमेरिका या और कोई साहब जिनका नाम लिया जा रहा है, वो कोई धोखे में ये काम नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं। मगर मैं अपनी बात कहता हूं कि खतरा हमको उनसे कम है, खतरा ऐसे लोगों से ज़्यादा है जो धोखे में हमारी मुखालफत करने लगते हैं, जो नासमझी में, कमिलमी में हमारे मुल्क के रहने वाले लोग गलत बात से, गलत अफवाह से हमारी मुखालफत करने लगते हैं। मेरा समझना है, मेरा मानना है कि उनका मिजाज साफ करना सबसे ज़्यादा अहम काम है आज के ज़माने में। और मीडिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ, खुले में आपने किया है। मीडिया के लोग इसमें बड़ा अहम रोल करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और मीडिया के लोग सिर्फ आम लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, मीडिया के लोग मीडिया का भी ब्रेन वॉश करते हैं, मीडिया वालों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। पटना में बहुत मशहूर और बाइज़्ज़त अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। पटना के हिंदुस्तान टाइम्स के एक एडिटर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आजकल वहाँ से शायद अब नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स में। यहीं JNU के प्रोडक्ट थे, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के लोग थे, लेकिन फिर भी एक सेमिनार में मेरी बात होने लगी तो बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि नेपाल के बॉर्डर पे जो मदारिस हैं इनमें ISI की एक्टिविटी होती है। मैं चूँकि बोल चुका था इसलिए बीच में टोकना ठीक नहीं होता है। जब वो बोल के बैठे तो मैंने उनसे कहा, एडिटर साहब मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, आप 5 मदारिस बताइए। मैं नेपाल के, मेरा घर बिहार है और बिहार में नेपाल के बॉर्डर पे ही मेरा घर है, वहीं से मधुबनी हल्के से मैं इंतखाब जीतता हूँ लोकसभा का। मैंने कहा आप 5 मदारिस को बताइए, मैं आपको अपने खर्च पे, या अगर आपको वक्त नहीं है तो आपके बताए हुए जो लोग होंगे मैं उनको साथ लेके चलूँगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 3 साल हो गए उस वाक़ये को, आज तक उन्होंने एक मदरसे का जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझको कैसे ये 2 मिनट में बात मेरे समझ में आ गई कि उनके दिमाग में ये बात कैसे आई, इसलिए कि उसके ठीक 4 दिन पहले दिल्ली डेस्क से हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी कि जो नेपाल के बॉर्डर पे मदारिस हैं इनमें ISI की एक्टिविटी होती है। इसलिए उसी के असर से एडिटर साहब भी मुतासिर होकर के उनके दिमाग भी बगल आया था। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं इनके दिमाग में हमारे तरह इस तरह की गलत बातें ना आए, इसके मामले में भी कोशिश करनी चाहिए। 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ। आज महमूद मदनी साहब यहाँ खड़े हैं, नौजवान, चूँकि मुझको तादाद अच्छी खासी नज़र आ रही है, मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस मुल्क में एक और किसी न किसी तरह जाने अनजाने एक काम हो रहा है, मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने की। और एहसास कमतरी में मुब्तला करने में बाहर के लोग नहीं होते हैं, हमारी तरह के लोग, हमारी तरह के सियासतदान भी उसमें शामिल होते हैं। आप मेरे पास आए और आपका काम कुछ मुझसे हो गया तो मैं दावा करता हूं कि मैंने, शकील अहमद ने आपका काम करवा दिया, और आपका काम अगर नहीं हो सकता है मुझ में उतनी ताकत नहीं हो, वो सलाहियत नहीं हो सकता है आपका काम टेक्निकली बुनियादी तौर पे कुछ गलत हो, तो अगर काम आपका नहीं हो सका तो अपनी झेप मिटाने के लिए
मैं कहने लगता हूँ, बहाने तराशता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं। इस मुल्क में मुसलमान की बात कौन सुनता है? मैं नहीं कहता कि भेदभाव नहीं होता है, मैं नहीं कहता कि तासुब नहीं होता है। भेदभाव होता है, तासुब होता है, मगर सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। अपना केस आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक जात दूसरे पे, दूसरी जात तीसरे पे, तीसरी जात चौथे पे इल्ज़ाम लगाती है कि हमारे साथ भेदभाव होता है। जहाँ चीज़ों की कमी होती है उसको हासिल करने के लिए लोग तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। एक गिलास में आधा गिलास पानी है, कोई कहता है अपना अपना नज़रिया है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है। इस मुल्क में, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, इस मुल्क में 4 सदर जमहूरिया अकलियत के लोग हुए, जैल सिंह जी को जोड़ दीजिए तो शायद तादाद 5 हो जाएगी। और मैं सियासत के बाद सबसे बड़ा इम्तहान IAS IPS का मानता हूँ। सियासत के बाद क्यों मैं कहता हूँ IAS IPS में? इसलिए कि सियासत में हम लोगों को 5 साल पर इम्तहान देना पड़ता है, कभी कभी तो साल ही 2 साल में हो जाता है, कभी कभी तो बगैर ओथ के भी हो जाता है, जो बिहार में हुआ। मगर IAS IPS एक बार हो गए तो ज़िंदगी भर रहते हैं। लेकिन हमारे 3 नौजवान, जावेद उस्मानी, आमिर सुबहानी, लड़कियों में शहला निगार, किसी की मेहरबानी से नहीं टॉप किया इन्होंने IAS IPS के इम्तहान में, किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की नज़र इनायत से नहीं, अपनी लियाकत से और अपनी सलाहियत से। अगर वो भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते और कोशिश नहीं करते तो वो मकाम उनको हासिल नहीं होता जो उन्होंने हासिल किया। स्पोर्ट्स के मैदान में जाइए, इस मुल्क में 4 स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा मकबूल है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। क्रिकेट का कैप्टन होता है, क्रिकेट का कैप्टन होता है एक ही वक्त में मोहम्मद अजहरुद्दीन, फुटबॉल का कैप्टन होता है मोहम्मद नईमुद्दीन, हॉकी का कैप्टन होता है जफर इकबाल और टेनिस का कैप्टन होता है अख्तर अली। किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी लियाकत से, अपनी सलाहियत से। इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस एहसास कमतरी के कोशिश में नहीं पड़िएगा। मेहनत मेहनत मेहनत। अगर भेदभाव होता है, तासुब होता है, तो उसका एक इलाज है मेहनत मेहनत मेहनत, तालीम तालीम तालीम। इससे पहले कि महमूद मन्नी साहब माइक बंद करें, और एक बात और, जिस ऐलान की बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर कर उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि जिसकी बात कर रहे थे। मेरे लिए खुशकिस्मती है, मौलाना असद मदनी साहब खुद मेरे दफ्तर में आए थे। मैंने खुद कहा कि नहीं मैं चल के आऊँगा, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं सरकारी काम है, मैं खुद आऊँगा। मुझे इज्जत बख्शी उन्होंने, मेरे यहाँ गए थे। हमारी कमेटी ने तय कर लिया है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन पर हम डाक टिकट जारी करेंगे। वक्त की फाइनल होते ही हम तुरंत खबर करेंगे इसकी। इन्हीं बातों के साथ महमूद मदनी साहब का और जिन्होंने बुलाया है उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हमारे बीच में एक इनकलाबी शख्सियत मौजूद है। पिछले इजलास आम में आप उनको सुन चुके हैं। हैदराबाद से आते हैं, दलितों के लीडर हैं और ज़बरदस्त शख्सियत है। और मैं उनको दावत दूंगा गदर साहब को कि वो आएँ। वक्त हालांकि बहुत तंग हो चुका है, लेकिन वो आएँ और आप लोग उनका ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए। गदर साहब आ रहे हैं आपके बीच में। पिछले साल भी आप लोगों ने इनको सुना था। तशरीफ लाए गदर साहब। मैं टूटी फूटी हिंदी में खिचड़ी लैंग्वेज में 2-3 बात सुनता हूँ। क्यों बोले तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हमारा आंध्र प्रदेश का उलमा का प्रेसिडेंट साहब शाबिर, हमारा जो बड़ा मदनी साहब जब आंध्र प्रदेश में आया गीत गाने को मैं गया था, बड़ा मदनी साहब ने बताया मैं ना वोट का गुलाम है नोट का गुलाम है। मैं बोला मैं भी वैसा है तो दोनों मिलके गीत गाएंगे। तो माफ कीजिए, मैं एक छोटा सा गीत गा के 2 ही बात बोल के मैं चांस। अभी जागना है, दुश्मन को पहचानना है, ये है बात है। जागो रे जागो रे जागो जागो, दुनिया के गरीब एको दुनिया का दुश्मन है अमेरिका वाला।
उनके दलाल ऐ देश के नेता, उनके चमचे ऐ गांव के जालिम, इनसे लड़ना है जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो, दुनिया के मजदूरों ये को मेरे प्यारे से प्यारे मुसलमान उलेमान भाई, सलाम वालेकुम। बार बार सलाम, 100 बार सलाम। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस देश के अंदर 8 करोड़ जो गिरिजन्स है, आदिवासी है, उनका जंगल नहीं होता है, और 20 करोड़ अनटचबल्स है, शेड्यूल कास्ट लोग है, वो गांव में रहता है, उसका गांव नहीं होता है, और 18 करोड़ मुसलमान यहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ जीते हैं, ये इस देश के है, उसका देश नहीं होता है। फिर किसका है भाई ये देश? यही लोग वोट देने वाले हैं, यही लोग सीट पे बढ़ाने वाले, फिर किस देश का होता? दिस शुड बी डिबेटेड। ये बात के ऊपर अभी सब लोग 50 इयर्स के बाद उलेमास का जो भी रोल था फ्रीडम के बाद यही है। भाई साहब, इस देश के अंदर जो पार्लियामेंट के साथ जा रहे हैं, सब वो पार्लियामेंट के जो पार्टी के लीडर है, दिल से हिंदुइज्म है, झंडा से नकली सेकुलरिज्म है, ये याद रखिए। तो इस देश के अंदर अभी क्या करना है, मैं आपसे विनती करता हूं, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हैं और पॉलिटिकल लीडर्स भी है, और हम 35 साल से लोगों में गीत गाते हैं, 5 बंदूक के गोलियां लिए हैं, हमारा चंद्रबाबू दिया है, एक अभी सीने में एक गोली है, और बड़ी बंदे के साथ छोटे बंदे के साथ हमारा आंध्रा में कई लाखों लोगों में हम गीत गाए हैं। ये जमीन, ये जंगल, ये सब कुछ हमारा है, इसके लिए अपन लड़ना है, सिर्फ लड़ने से हक लेना है। जब तक आप लोग नहीं लड़ते हैं तो अपन वोट का क्या बोलते हैं, निशाना बनते हैं। अपन अभी तक हर पॉलिटिकल पार्टी का डब्बे बने हैं, लेकिन इंजन कब बनते हैं सोचिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं, वक्त आ गया है, लेट अस सब जने, जैसे 8 crores of the tribals and the 18 crores of the untouchables who has not been recognized as human beings, and the Muslims जिसका अपना देश है, यहीं पैदा हुआ है, यहाँ पर अपनी जान दिया है, वो बोलते हैं ये देश आपका नहीं है। तो आप 3 लोगों का एक गीटी डाल लो, अब 3 लोग मिल गए, समझो राज आपका होगा, देश अपना होगा, कोई अपनी बाबरी नहीं तोड़ेगा, कोई गुजरात में अपने को नहीं मारेगा, अपन का राज आएगा, अपन ये लोगों को सबक सिखाएंगे। नमस्कार। क़दर साहब के बाद हज़रत सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का एक ये सदारती पैगाम है, जिसको मैं आपको उनकी तरफ से पढ़ के सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौर से सुनिएगा। मुश्तरक मकासद के लिए मुश्तरका महाज वक्त की एक अहम ज़रूरत। जमीयत उलमा हिंद के 28वें इजलास आम का सदारती पैगाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं इस इजलास आम में पेश करदा अहम तजावीज़ के साथ एक बार फिर इस प्लेटफार्म से वो नारा बुलंद करना चाहता हूँ जो जमीयत उलमा की पहचान है। जमीयत उलमा का सबसे ज़्यादा रोशन कारनामा यह है कि इसने मुसलमानों के मुख्तलिफ़ गुरोहों में बाहमी मुसालहत और रवादारी पैदा की और उलमा इस्लाम को एक मरकज़ पर जमा करने में नुमाया काम किया। ऐसे उसूल वदा किए जिसने उलमा इस्लाम बावजूद अपने मजहबी ख़यालात और मुतक़दात पर कायम रहने के एक प्लेटफार्म पर जमा होकर मुसलमानों की मुश्तरका ज़रूरियात पर गौर करें और मुश्तरक मफादात हासिल करने में मुत्तफ़िक़ होकर जी जान से लग जाएं। क्या आपको याद नहीं, आज ही की तरह माजी में जब मिल्लत
टुकड़े होकर बिखरने लगी, तो इसी प्लेटफार्म से शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कौम को किस तरह ललकारा था। तक़सीम हिंद के बाद ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए तमाम मुसलमानों का उमूमन और उलमाए इस्लाम का खुसूसन अहम फरीज़ा है कि वो जागें और तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की सूरत अमल में लाएँ, इख्तलाफ़ात को मिटाएँ और इज्तिमाई क़ुव्वतों को बढ़ाकर सही निज़ाम पर गामज़न रहें। मैं ये नहीं कहता कि उलमा इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की खातिर अपना मसलक छोड़ दें, अपने एतक़ादात पर समझौता कर लें, मिल्ली वहदत की चौखट पर अपनी हस्ती की शनाख्त कुर्बान कर दें। अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं मिटाने की नहीं मिलाने की बात कर रहा हूँ। इस प्लेटफार्म से मिल्लत इस्लामिया के तमाम फ़िरक़ों, मसलकों, जमातों, तंजीमों और हर तरह की छोटी बड़ी इकाइयों और बिरादरियों को दावत देता हूँ कि हम सब मिलकर मुश्तरिका मकासद के लिए मुश्तरिका जिद्दोजहद करें। यही मुल्क मिल्लत का तकाज़ा है और इसी में सबकी भलाई है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एनडीए बन सकती है, यूपीए बन सकती है, सरमायादारों की पार्टी मजदूरों की पार्टी के साथ मिलकर बावजूद मफादात के बराह रास्त टकराव के महाज बना सकती है, तो मिल्लत इस्लामिया की मुख्तलिफ इकाइयाँ मुश्तरक अगराज के लिए मुश्तरिका महाज क्यों नहीं बना सकती। इसलिए हम मिल्लत के तमाम हमदर्दों को मुश्तरिका मसाइल जैसे कि रिजर्वेशन, तालीमी बेहतरी, इक़्तिदार में हिस्सेदारी, फसादात की रोकथाम, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार की गारंटी जैसे मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरिका महाज बनाने की दावत पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाज़े, आमीन। हज़रत के दस्तखत हैं, असअद गुफ़िर लहू। अब इस पैगाम, ये जो इजलास आम के इस स्टेज से, इस प्लेटफार्म से हज़रत ने पैगाम दिया है मिल्लत इस्लामिया हिंद को, इस पैगाम के बाद मैं दावत देना चाहता हूँ वज़ीर रेलवे। अभी बहुत लोग हमारे साथी बाकी हैं, बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, यहाँ वज़ीर मौजूद हैं हमारे प्रेम गुप्ता जी, लेकिन मजबूरी है वक्त की, वक्त ख़त्म हो रहा है। मुतय्यना वक्त पर हम इस इजलास को ख़त्म कर देना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव भी है, इसलिए मैं अपने तमाम साथियों बुज़ुर्गों से माज़रत चाहते हुए वज़ीर रेलवे हुकूमत हिंद को दावत देने के लिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, दावत देने के लिए अपने जमात के बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल सेक्रेटरी अलहाज हुस्न अहमद कादरी साहब को दावत दूंगा कि वो जब तजवीज़ पढ़नी थी तो ये गायब थे, तो मैं इन्हें दावत दूंगा कि ये आएँ और बस दावत दे दें उन्हें आने की। तशरीफ़ लाइए। हाँ, आपने जो काम किया है, आपसे जो काम अभी कराना है लोगों का, वो तो बोल ही नहीं, अभी नहीं, सबका काम है आपसे। नहीं, हमको फ़ोन बात, हम तकरीर करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, मुझे तकरीर करनी नहीं है। ये हज़रत मौलाना जिस सूबे में जहाँ चाहेंगे ऐसा जलसा कर लेंगे, और मौलाना ने किया है तमिलनाडु, हैदराबाद, बम्बई तमाम। ठीक है कि लालू जी नहीं गए थे, पटने में भी इस तरह का जलसा हो सकता है, इसलिए जब ऐसा मौका होगा तो बात हुई। लालू जी चूँकि मेरे सूबा के वज़ीर आला रह चुके हैं, राबड़ी जी वज़ीर आला थी और आज सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, मौलाना मदनी साहब इनको बहुत मानते हैं। मानने की वजह सिर्फ है कि फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ ये डट कर बोलते ही नहीं हैं, कर दिखाते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। जो तोगड़िया ने कहा था कि गुजरात, बिहार, पूरे हिंदुस्तान को हम गुजरात बनाएंगे और त्रिशूल बांटेंगे, वो बिहार गया तो उसको हवाई अड्डे से लालू यादव ने वापस कर दिया, और बल्कि उसका त्रिशूल तो नहीं बटा, लेकिन लालू जी की लाठी घर घर पहुंच गई। ये है वो लालू जी। और मौलाना इस बात को पसंद करते हैं कि सेकुलर ताकत ऐसी मजबूत होनी चाहिए, जो लालू को कमज़ोर करता है उस सेकुलर ताकत को कमज़ोर करता है।
जो लालू को मजबूत करता है, सेकुलर ताकत को मजबूत करता है। बहरसूरत इसीलिए हमें भी इशारा है कि तुम उनका साथ दो और हम देते हैं। और दूसरे, अभी लालू जी ने इतना बड़ा मजमे के लिए 50% हजरत मौलाना की ये दावत पर आए हैं। 28वां इजलास है, ये 10-15 लाख लोग यहाँ हैं और हर स्टेट के कोने कोने से आए हैं। इसमें बिहार और झारखंड के हर जिला के आपके लोग हैं और आपके जरिए कंसेशन तो हुआ है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कुछ मुतासिब अफसरों ने उनको तंग किया और उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं लिख के दूंगा और हम समझते हैं कि आप इतने सख्त अफसर हैं कि आप उन पर कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन एक गुजारिश सिर्फ 2 है, ये लोगों का रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट है। आप मौलाना मदनी साहब जो आपको बहुत मानते हैं, आप भी उनको मानते हैं, उनकी दरखास्त पर अपने हिदायत कर दें कि उन लोगों का मीटिंग खत्म हो। दूसरी बात, देवबंद जो बड़ा एशिया का बड़ा मदरसा है, वहाँ 1 शताब्दी रोका है आपने, जन शताब्दी, आप शताब्दी को भी रुकवाएं, वहाँ के स्टूडेंट्स को आराम होगा। ये 2 मुतालबा है। अब मैं दावत दे रहा हूँ कि जी तशरीफ ले आइए लालू जी, लालू प्रसाद यादव जी को दावत दूंगा कि आ जाइए बस। हाँ, देवबंद तारीखी जगह है, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। हाँ, वो सब हो जाएगा, लिख कर दे दीजिएगा, बुला जाते हैं। ठीक है। ये भाई लाइट तो है, ये नहीं लाइट नहीं है, आँख मेरा कुछ कमज़ोर हो गया है। आदरणीय मौलाना असद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब, इमारत सरिया के हमारे बुजुर्ग आदरणीय निजामुद्दीन साहब, कादरी साहब, मेरे बड़े भाई अजीत सिंह जी, भारत सरकार में कंपनी अफेयर्स मंत्री श्री प्रेम गुप्ता जी, और हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री हमारे भाई, देखिए नाम में भुला रहे हैं, हाँ शकील भाई, मंच पर बैठे हुए सभी बुजुर्गगण, सभा में बैठे हुए, सम्मेलन में देश भर के कोने कोने से आए हुए सभी उलमागण, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं मदनी साहब को और इस पुराने संगठन को मैं अपने दल के तरफ से और अपनी तरफ से इस सम्मेलन के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे माकूल समय में ये सम्मेलन आपने बुलाया है कि देश और दुनिया को जाना कहाँ है और फिर समाज, आपस के जो समाज है अंदर के, इनको किस तरह से रहना है। अब मैं जो देख रहा हूँ मंच पर अलग अलग संगठन का नाम, लेकिन आज जो ये अधिवेशन हुआ है आपका और आपने बहुत सारे सवालों को छुआ है, निर्णय भी लिया है, और बुजुर्गों का जो आपको जो सलाह होता है उसे आपको करना है, देखना है, विचारना है आपको। आज़ादी मिले इतने दिन गुजर गए, हम पर विश्वास किसने किया? हमको तो विश्वास नहीं किया। देश भर के सारे सेवाओं का अगर हिसाब किताब हो
तो नाम मात्र के अल्पसंख्यक समाज के और बैकवर्ड समाज के और दलित लोग भाइयों को छोड़ के आपकी संख्या ही नहीं है। आज़ादी मिलने के बाद और देश को आज़ाद कराने में ये संगठन और लाखों हमारे मौलाना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के रहनुमाई में अंग्रेजों को मार भगाने में, मस्जिदों से आजान, मंदिरों से घंटे बजे थे। एक तरफ हर हर महादेव, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर, तब ये देश आजाद हुआ था। और फिर हम पर संदेह किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता। मैं मानता हूं, समर्थन करता हूं भाई अजीत सिंह जी का कि कुछ लोग हैं नेता इस देश में और कुछ है पार्टियां इस देश में। यहां मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं सबको नजदीक से जानता हूं। मैं हर घर का बिलाई हूं। इसका यह मतलब नहीं कि हम मोबाइल करते रहते हैं। असूल पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं। लोग बोलते थे कि लालू पागल हो गया है। हमको कहा है भाई, तो सोनिया गांधी को कह रहा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये जो अभिजात वर्ग है जिसको हम सामंत कहते हैं और जिसका नाम लेने में लोग डर रहे हैं, दुनिया भर के लोग डर रहे हैं। पवित्र कुरान को नोच लेना, डाल देना गंदे जगह पर, पन्नों को फाड़ के डाल देना, ये सीधा वो किताब है, वो पवित्र ग्रंथ है कुरान, जो खुदा ने नबी साहब के माध्यम से कि कैसे रहना है आपको, जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों, ये पूरा खुदा का वो आदेश है जो नबी साहब ने यहाँ पर पहुंचाया। सारी चीजों को वो फाड़ रहा है। आप इसको नया बात समझ गए हैं क्या? ये रिजर्वेशन, यह करेंगे, वह करेंगे, ये करेंगे, कोई सरकार किसी को कुछ देता है क्या? नहीं देता है। आपको स्नान करवाएगा कोई सरकार? दतून कराएगा? अरे लेकिन अगर मन में शांति नहीं है और हमको 2 नंबर का नागरिक समझते हो तो सारा खून तो मेरा सूखा रहेगा, हम बढ़ेंगे कैसे? तो हिंदुस्तान के जो गरीब मुसलमान हैं वो शुरू से जानते थे कि हमारा बेटा को, नाती को, पोता को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो छोटा छोटा बच्चा गैरेज में जाके मैकेनिक बनना, चीते सूत के गाड़ी का नट कसना, किसी तरह से ईमानदारी से हुनर अपना करके परवरिश करते जीते आ रहा। लेकिन उसको आप रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? खुदा का माया, खुदा के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़खड़ाता है। छोड़ो नौकरी की बात भाई, क्या है ये सब तो है, अपना रहेगा। ये जो हमारे पहले जो सरकार थी और हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, भिन्न भिन्न दल वाले विचारधारा के लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक ही सवाल पर, ये देश सबों का है, सेकुलर देश है। जिस तरह से सेकुलर संगठन है, मदनी साहब जिसके हेड हैं, कम्युनल संगठन नहीं है। कौन बोलता है कम्युनल है? कहाँ है? लाखों लाख लोगों ने शहादत दिया था इसी संगठन को। गए थे हम, पाकिस्तान गए थे, हम आलू नहीं देख रहे थे, हम थर्मामीटर लगाए हुए थे कि यहाँ हमको कोई पहचानता है कि नहीं।
बूढ़ा बंटवारा का मरा हुआ फकीर के तरह। सुन लिया होगा। लालू आया है बेटा, लालू लालू गर्दन में लपेट गया। हम अपना हिंदुस्तान में नेव भी नहीं दबा पा रहे हैं, फाउंडेशन भी नहीं दे रहे हैं, तब तक फिर आ गया भारत और पाकिस्तान। सीमा का लड़ाई, इसमें समय पास हो जाता तो आखिर ये आदमी है कौन जो ये सब काम कर रहा है? फुट डालो और शासन करो। अगर छोटे छोटे राष्ट्रों के लोग, विभिन्न धर्म में फैले हुए लोग, चाहे बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम ब्रदर्स हो, या हमारे हिंदू भाई हो, हिंदुस्तान गरीब देश है, अगर हम अपने पड़ोसी से